हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एजुकेशन एंड द पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन। ये जो टॉपिक है ये इग्नो MSOE 001 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ये हर ऑल्टरनेटिव ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग ढंग के होते हैं। लेकिन हम आज के क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ेंगे इससे हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। किस तरीके से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जो बातें हैं, इसकी जो पॉलिसीज है किस तरीके से इवॉल्व होती है हमारे इंडिया में, ये जानेंगे। इसका क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। नेगेटिव इम्पैक्ट के अंडर में हम यहाँ पर एक्सेस, रिटेंशन और परफॉर्मेंस का जो प्रॉब्लम्स है इनको थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर पहले हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया। अब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है और अफर्मेटिव एक्शन क्या है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जिसको हम रिजर्वेशन पॉलिसीज बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर लोगों को पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करने की बातें की जाती है। जहाँ पर जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जो लोग बहुत दिनों से हिस्टोरिकली बैकवर्ड क्लासेस है, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनको आने के लिए उनको कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करना, उनको कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, इसको कहा जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसके रिगार्डिंग इंडिया में बहुत सारे पॉलिसीज वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती गई, बहुत सारे रिजर्वेशन के कैटेगरीज में बदलाव हम देखते गए। और यहाँ पर अफर्मेटिव एक्शन यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इसको लेकर सकारात्मक जो एक्शन की जाती है इसको कहा जाता है अफर्मेटिव एक्शन। यानी कि यहाँ पर जो भी एक्शंस लिए गए ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को बनाने के लिए, वो सारे एक्शन को हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। अगर हम इन शॉर्ट यहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम रिजर्वेशन पॉलिसीज किस तरीके से इवॉल्व हुई है और रिजर्वेशन पॉलिसीज अलग अलग वक्त पर किस तरीके से इंप्लीमेंट की गई है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसीज या फिर पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बदलता गया है। इसका अगर हम स्टार्टिंग देखें, यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल रूट्स है जहाँ पर जिसके वजह से ये पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में आता है। फिर कॉलोनियल इम्पैक्ट हम देखते हैं और फिर इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे पॉलिसीज हैं जिनमें यहाँ पर बदलाव देखी जाती है। अगर हम अर्ली फाउंडेशन की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं एंशियंट रिफॉर्म्स। एंशियंट वक्त पर यहाँ पर भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की जा रही थी। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम इंडिया में क्या था? मेन प्रॉब्लम इंडिया में था कास्ट सिस्टम। जो हिस्टोरिकली अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में जहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया जाता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दलित। यहाँ पर जो सबसे निचले वर्ग का लोग है दलित, उनको अछूत भी कहा जाता है। इनको समाज के बाकी लोगों के साथ मिलने नहीं दिया जाता था, इनको पानी पीने नहीं दिया जाता था। तो इसको खत्म करने के लिए, ये जो कास्ट हायरार्किकल सिस्टम है, इसको खत्म करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स इंडिया में होते हैं। जैसे रिलीजियन के बेसिस पे हम देखते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिर भक्ति मूवमेंट, ये सारे कास्ट हायरार्कीज को खत्म करने की बात करता है। यहाँ पर खास करके बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये दो ऐसे रिलीजन उभर के आते हैं जो कास्ट को एकदम नहीं मानते थे और हर वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलने की बातें करता था। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स इंडिया में 19th और 20th सेंचुरी में बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए थे जो हमारे सोसाइटी के जो इनइक्वलिटीज़ है इनको ख़त्म करने की बात करते थे। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है ज्योतिराव फुले, डॉक्टर BR आम्बेडकर, महात्मा गांधी। इसके अलावा भी और भी लोग हैं, लेकिन ये जो मेजर थिंकर्स है ये हमारी सोसाइटी के जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है उनको राइट प्रोवाइड करने के लिए, उनका जो पोजीशन है सोसाइटी में उसको बेहतर करने के लिए काम करते हैं। फिर हम देखते हैं कॉलोनियल इनिशिएटिव्स।
कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है ये सारे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर पहले हम देखते हैं कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स, यानी कि यहाँ पर कानून व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव की गई थी। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप था कास्ट इनइक्वलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए वो था 1850 में कास्ट डिसेबिलिटीज़ एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर 1850 में कास्ट डिसेबिलिटीज़ एक्ट लाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जहाँ पर कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर जो भी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पर जो भी बिछड़े हुए लोग हैं इनको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बातें की जाती है। यहाँ पर बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे। फिर हम थोड़े आगे बढ़कर अगर देखेंगे तो वहाँ पर धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजर्वेशन के बारे में भी बात कर रही थी। वहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन के बारे में बात की गई थी, जैसे मिलर कमेटी 1918 में आया था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। ये दोनों ही चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन की बात करता है, यानी कि जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में उनको इंक्लूड करना। तो यहाँ पर इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इसको ख़त्म करने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा इनिशिएटिव्स लिए थे। फिर आता है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। जब इंडिया आज़ाद हो गया था तो वहाँ पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लोग कास्ट के बेसिस पे बंट चुके थे, बहुत सारे जो ट्राइब्स है उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी क्योंकि उनका जो जियोग्राफिकल पोजीशन है ये बहुत ही क्रिटिकल था। वहाँ पर वो लोग अलग अलग लोकेशंस में रह रहे थे, तो यहाँ पर इस वजह से जो जियोग्राफिकल बेसिस पे जो लोग थे, ट्राइब्स थे, उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं था। और हिस्टोरिकली जिनको समाज से एक्सक्लूड किया गया था, जो निचले वर्ग का, निचले कास्ट के लोग हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। तो इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद इसके ऊपर फोकस करता है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार की गई थी तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव किए गए थे। यहाँ पर पहले बनाते वक्त ही सारे चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं की गई थी, फिर धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस के बाद बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रोविज़न आया था। यहाँ पर एसटी और एससी के लिए बहुत सारे सुविधाएं प्रोवाइड करने की बात की गई थी, बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस हम देखते हैं। यहाँ पर पहले एससी फिर एसटी के लिए आया था और बाद में जाकर हम अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि जो ओबीसी कैटेगरी है वो 1990 में होते हुए देखते हैं, उनको रिजर्वेशन मिलने की बातें की जाती है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं और ये सारे चेंजेस के वजह से जो भी हिस्टोरिकल इनजस्टिस है इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी और इक्वलिटी, समाज में इक्वलिटी लाने की कोशिश की जा रही थी। फिर हम देखते हैं कमीशंस ऑन बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं इनको आगे लाने के लिए बहुत सारे कमीशन को सेटअप किया गया था। यहाँ पर कमीशंस जो थी वो कुछ रिकमेंडेशन कर रही थी कि किस तरीके से ये बैकवर्ड क्लासेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये बैकवर्ड क्लासेस को हम किस तरीके का रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर कलेलकर कमीशन आता है 1953 में, फिर बाद में आता है मंडल कमीशन 1978 में। ये जो मंडल कमीशन है इसका जो रिपोर्ट है ये बहुत गहरा इम्पैक्ट फैलता है हमारा इस इंडिया में। यहाँ पर मंडल कमीशन रिकमेंड करता है 27% रिजर्वेशन के लिए। यहाँ पर जो भी ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 27% गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन की बात की जाती है और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1990 में। इसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन फिर भी आज भी ये जो रिजर्वेशन है ये आज भी चला जा रहा है। ये 27% रिजर्वेशन हम आज भी देखते हैं ओबीसी कैटेगरीज के लिए। तो अब अभी तक हमने देखा है कि किस तरीके से वक्त के साथ साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड एफर्मेटिव एक्शन में बदलाव आती गई है, बहुत सारे रिजर्वेशन पॉलिसीज में बदलाव देखी गई है। अब ये सारे जो चीज़ें हैं इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हम देखने वाले हैं। पॉजिटिव इफेक्ट हम देखेंगे कि एजुकेशन में इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर बात करें तो हम देखते हैं इंक्रीज्ड एनरोलमेंट। पहले की अगर हम बात करें रिजर्वेशन पॉलिसी के आने से पहले तो ये जो एसटी और एससी कैटेगरी के लोग थे वो लोग इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे क्योंकि इनको
हिस्टोरिकली एक्सक्लूड किया जा रहा था, इनको पढ़ने के लिए बाकी लोगों के साथ बिठाया नहीं जा रहा था। और जो ट्राइब्स है वो लोग एक अलग तरीके का, उनका जो लैंग्वेज है वो अलग है, कल्चर अलग है, तो इस वजह से उनको भी डिस्क्रिमिनेशन झेलनी पड़ रही थी। तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है इसके वजह से एसटी, एससी, ओबीसी हर किसी को कुछ रिजर्वेशन दी जा रही थी। यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। तो इस रिजर्वेशन के वजह से हम देखते हैं कि जो एनरोलमेंट है एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी का जो एनरोलमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यहाँ पर खास करके जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन कर दी गई थी और जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा रही थी। तो इसके वजह से एनरोलमेंट में इंक्रीज होते हुए हम देखते हैं। फिर देखते हैं कुछ सपोर्ट मैकेनिज्म, जैसे स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करना, रिमीडियल कोचिंग, हॉस्टल फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए मिल रही थी। तो ये सारे सपोर्ट मैकेनिज्म के वजह से भी लोग जो है पढ़ाई करना पसंद कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ाई करने के बाद उनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, एक बेहतर लाइफ मिल सकता है। तो ये सारे सपोर्ट मैकेनिज्म के वजह से भी उनको बहुत सारे सुविधाएं मिल रही थी और पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखा जाता है सोशल मोबिलिटी। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के वजह से उनको एजुकेशन मिल रही थी और बहुत सारे जगहों पर एजुकेशन लेने के बाद उनको बहुत सारे जॉब्स में भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, जॉब्स में भी उनको रिजर्वेशन मिल रहा था। तो इसके वजह से उनका जो सोशल मोबिलिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा था। और आज के वक्त पर हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसेस है जहाँ पर हम एससी, एसटी, ओबीसी सारे कैटेगरी के लोग को देखते हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ें मुमकिन हुई है रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के वजह से। अगर रिजर्वेशन पॉलिसी ना होता तो शायद आज के वक्त पर हम इंडिया को जिस तरीके से देख रहे हैं, इंडिया में अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी देख रहे हैं, सारी चीज़ें ना देखे होते। यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स जो है वो अपने एरिया में ही बंद होके रह जाते। तो यहाँ पर जो पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यहाँ पर सोशल मोबिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये रिजर्वेशन पॉलिसीज। फिर हम देखते हैं डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ये जो डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, अलग अलग डाइवर्स ग्रुप के लोग रिजर्वेशन के वजह से एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, एक ही जगह पर जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो सारे लोग एक साथ एकजुट मिलकर आज काम कर रहे हैं। ये मुमकिन हुआ है पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के वजह से। इसके साथ साथ हम आजकल एक ही जगह पर हर लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी हमारे बीच में नहीं है। लेकिन पुराने ज़माने की जब बात करेंगे तो वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे थे, वहाँ पर लोग एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के वजह से हमारा इंडिया को जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी हम देख सकते हैं क्लासरूम सेटिंग में, कोई भी जॉब वाले ऑफिसेस में, हर जगह पर हम डाइवर्सिटी देख सकते हैं और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ हम बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, यहाँ पर मतलब कुछ कमियाँ, खामियाँ हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इश्यूज ऑफ एक्सेस, रिटेंशन एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पर जो इम्पैक्ट है, यहाँ पर इम्पैक्ट बहुत सारे पॉलिसीज लाने के बावजूद भी बहुत सारे जगहों पर अभी भी प्रॉब्लम्स है। कौन से वो प्रॉब्लम्स है अब यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक्सेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के पाने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही है। हर कोई आज भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रक्चरल बैरियर्स, जैसे एससी और एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं उनका रहने की जगह थोड़ा अलग है। खास करके जो एसटी पॉपुलेशन है वो लोग पहाड़ों में रहते हैं, उनका कल्चर अलग है। तो इस वजह से उनके पास स्ट्रक्चरल बैरियर है, क्योंकि उनको हिस्टोरिकली एक्सक्लूड किया जाता है, उनके पास फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है, उनके रीजियन में अच्छे ढंग का कॉलेजेस और स्कूल्स नहीं होते हैं। तो इसके वजह से उनके पास ये स्ट्रक्चरल बैरियर्स होते हैं, जिसके वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है। वो लोग ये सारे चीज़ों को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इतने ज़्यादा एक्सेस नहीं कर पाते हैं। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट। ये जो
अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, इनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के अंदर में ही जी रहे होते हैं, उनके पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं। तो इस वजह से उनका जो पढ़ाई लिखाई है इतना बेहतर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लोग हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर उनका जो फैमिली है, ज़्यादातर लोग मजदूरी करते हैं या फिर खेती बाड़ी करते हैं, तो इनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। तो इस वजह से इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट के वजह से भी उनको इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाता है। फिर हम देखते हैं फीडर एजुकेशन क्वालिटी। फीडर एजुकेशन क्वालिटी यानी कि यहाँ पर जिस जगह पर वो लोग पढ़ रहे हैं, फीडर यानी कि यहाँ पर जिस जगह से वो लोग अपना इनिशियल एजुकेशन ले रहे हैं। अब जो भी SC ST कैटेगरी के लोग होते हैं, वो लोग जिस जगह से अपना इनिशियल स्कूलिंग करते हैं वो इतना ज़्यादा हाईली डेवलप्ड नहीं होता है। हम आज भी देखते हैं जो ST कैटेगरी के जो ट्राइब्स है वहाँ पर जो भी स्कूल्स है वहाँ पर इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलते हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा टीचर भी नहीं दिखाई देते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी इतना बेहतर नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के वजह से वो लोग जब कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करते हैं, तो उनके पास बहुत सारे कमियां पहले से ही होती है। तो इस वजह से जो फीडर एजुकेशन क्वालिटी है ये भी बहुत मैटर करता है और इसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ पॉलिसीज़ बना देने से नहीं होगी, यहाँ पर बहुत सारे क्वालिटी में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं इश्यूज ऑफ रिटेंशन। अब ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं इनको स्कूल तक तो लाया गया था, यहाँ पर लाने के बाद इनको रिटेन करना भी बहुत एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। यानी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लास 1 में एडमिशन दिलाया जाता है, ये ग्रेजुएशन तक ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते ही नहीं हैं। ये लोग स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं या फिर कॉलेज को छोड़ देते हैं। यहाँ पर इशू ऑफ रिटेंशन बहुत ज़्यादा एक मैटर करता है। यहाँ पर जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं SC ST कैटेगरी के लोग ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं। इसके वजह से उनका फैमिलीज़ में जो सपोर्ट है, फैमिली से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, उनको गाइडेंस नहीं मिलता है। तो इस वजह से धीरे धीरे ये लोग स्कूल छोड़ देते हैं। कुछ 4, 5, 6 तक पढ़कर ये लोग ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। तो इनको रिटेन करके रखना बहुत एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। फिर हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जो कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करता है। बहुत सारे टीचर्स का आज भी मेंटालिटी है कि जो भी SC कैटेगरी के लोग हैं उनको अलग नज़रिए से देखते हैं, जो भी ST कैटेगरी के लोग हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं। बहुत सारे टीचर्स आज भी ये सारी चीज़ें मानते हैं। आप मानो या ना मानो, आप अपने खुद के इंस्टीट्यूशन में जाओ, आप खुद को पूछ के देखो कि आप अपने जो लोग हैं, दोस्त हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट करते हो। अगर कोई भी दूर का ट्राइब है तो आप उसके साथ अलग तरीके से ही ट्रीट करोगे। वो आपके लैंग्वेज को इतना ज़्यादा एडॉप्ट नहीं कर पाता है क्योंकि वो आपके लैंग्वेज के साथ फेमिलियर नहीं होता है, तो आप उनको चिढ़ाते हो। तो ये जो सारे स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर है, यहाँ पर उनको एक्सक्लूड करके बिहेव करना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में हम उनको डिस्क्रिमिनेट होते हुए आज भी देखते हैं। यहाँ पर इनएडिक्वेट सपोर्ट सिस्टम्स भी हम देखते हैं। यहाँ पर जो रिमीडियल कोचिंग की बात की जा रही है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात की जा रही है, ये सारी चीज़ें इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं बन पा रहे हैं। यहाँ पर जो भी रिमीडियल कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है ये सिर्फ नाम की रह जाती है। यहाँ पर कोई काम की फैसिलिटीज़, कोचिंग वगैरह उनको इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो धीरे धीरे फेल करती जाती है और जो भी स्टूडेंट है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाकर बाकी लोगों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाता है। यहाँ पर हम और एक जो इशू है वो है पुअर परफॉर्मेंस। ये जो स्टूडेंट्स है इनका परफॉर्मेंस भी उतना ज़्यादा बेहतर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो भी एकेडमिक डिफिशियंसीज है वो हमें दिखाई देती है। जो भी SC ST स्टूडेंट्स है जो अपने एंट्री लेवल पे जो परफॉर्मेंस करते हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि ये लोग पहले से ही सिस्टमेटिकली डिसएडवांटेज सेक्शन के लोग होते हैं। तो इनको अपना परफॉर्मेंस को पकड़ के रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इस वजह से हम देखते हैं कि जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर ये जो SC ST OBC कैटेगरी के लोग हैं इनको हम बहुत कम देखते हैं। IITs,
फिर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स है IIMs, ये सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स पे खास करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इनका जो पार्टिसिपेशन है ये बहुत कम है। फिर हम यहाँ पर सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी देखते हैं। ये जो पुअर परफॉर्मेंस हो रही है इसका बहुत सारे सोशियोलॉजिकल भी रीज़न है, सोशल रीज़न है और साइकोलॉजिकल रीज़न भी है। यहाँ पर जो भी बच्चे होते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट पे पढ़ते हैं, अपने आप को एलिनिएट फील करते हैं, यानी कि बाकी लोग उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। उनका एक अलग कल्चर होने के वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो इस वजह से ये सारे चीज़ों के वजह से वो लोग धीरे धीरे अपना मोटिवेशन खो देते हैं। ये सारे चीज़ों के मोटिवेशन खो देने के वजह से उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी धीरे धीरे गिर जाता है। तो ये जो पुअर परफॉर्मेंस है इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल बायसेस भी हम देखते हैं। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है इसको लेकर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में अलग अलग तरीके का बायस है। यहाँ पर SC ST स्टूडेंट्स को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, टीचर्स के द्वारा भी और साथ ही साथ उनके पीआर ग्रुप फ्रेंड्स के द्वारा भी अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। और ख़ास करके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को इतने ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जाता है। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ये ST और SC कैटेगरी के जो लोग हैं इनका पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात की है, बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में बात की है। अब ये सारे इश्यूज़ को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका कुछ रिकमेंडेशन भी हम दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम कौन से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रेंथन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को और भी स्ट्रेंथन करें, यहाँ पर और भी चीज़ों को ऐड करें, बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा दे इस लेवल पे, तो वो आगे जाकर बेहतर परफॉर्म कर सके। यहाँ पर जो सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम में जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, इनको अगर हम इम्प्रूव कर दे, यहाँ पर अगर बच्चों को और भी थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट हम प्रोवाइड करें, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करें, मेंटरशिप प्रोग्राम्स हम अरेंज करें, तो ये जो सारे डिस्क्रिमिनेशन है ये धीरे धीरे कम हो सकता है और लोगों का जो परफॉर्मेंस है और भी बेहतर हो सकता है। फिर यहाँ पर जो पॉलिसीज़ है, जो भी पॉलिसीज़ में कमियां हैं, इनमें भी हम बदलाव ला सकते हैं। यहाँ पर जो SC ST कम्युनिटीज़ है इनके बीच में जो डिस्पैरिटीज़ है, हम रीजन के बेसिस पे इनको डिवाइड कर सकते हैं कि किस जगह पर इनके साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, वहाँ पर हम उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है इसको स्ट्रांगली एनफोर्स करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको स्ट्रांगली एनफोर्स नहीं कर पाए तो ये जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है ST SC कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी का, ये दिन ब दिन और भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रिक्टली यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल होना पड़ेगा ये सारे पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे चीज़ें डिस्कस कर ली है। अब जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम में जब आंसर लिखेंगे तो हमें कौन सी तरीके का क्वेश्चंस आते हैं और हम उनको किस तरीके से आंसर कर सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस आते हैं। हर साल क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है, अगर आप इस टॉपिक को ही पढ़ के जाओगे तो आप एग्जाम में आराम से आंसर कर पाओगे। यहाँ पर आप 3 क्वेश्चन मैंने दी है, बहुत सारे और भी क्वेश्चंस है, लेकिन ये जो 3 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके का क्वेश्चन पूछी जाती है। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है आपको देखकर लग रहा होगा कि मैं अलग अलग तरीके का क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करूं। यहाँ पर आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा, आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको इम्पैक्ट के बारे में पूछा जाता है, आपका जो पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है इसका इम्पैक्ट क्या है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें पहले, जो भी क्वेश्चन इस सेक्शन से आएगा तो हम पहले किस तरीके से इवोल्यूशन होता है पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का, इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। फिर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर जो इश्यूज के बारे में हमने पढ़ा है उसको भी हम लिखेंगे। अगर हम इतना भी लिख पाए तो हमारा जो आंसर है वो कवर हो जाएगा। हमें एग्जाम में 4 या फिर 5 पेजेस का आंसर लिखना होता है और इतना मटेरियल सफिशिएंट है। तो ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्वेश्चंस को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा,
क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो भी आज के क्लास में मैंने पढ़ाया है ये सफिशिएंट है इस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो आज का क्लास आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है। तो अगर क्लास आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, और ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।